ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पर है और वी हैव सम अदर थिंग्स टू फिनिश एज वेल. सो लेट्स सी, इन दिस डायग्राम यू कैन सी, थोड़ा सा आप लोगों को यू विल गेट टू नो के in this case I want to separate the two classes, red and blue. अगर आपने उनको नॉर्मलाइज करके 2D में पॉइंट्स को प्लॉट किया है क्लासिफिकेशन डेटा को, तो ये नॉन लीनियर सेपरेशन केस है, क्योंकि मैं इन दोनों पॉइंट्स को लाइन से तो सेपरेट नहीं कर सकता. जो अभी तक हमने एग्जांपल्स देखी हैं, तो इफ आई हैव सर्कल्स फॉर एग्जांपल एंड आई हैव ट्रायंगल्स, ये दो क्लासेस हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी टू डिवाइड देम बाय अ सिंगल लाइन. लेकिन ये जो एग्जांपल आपके सामने है, तो इन दिस केस आई कैन नॉट partition them through a line, so I have to use some non-linear mapping, for example, तो कुछ non-linear mapping करनी पड़ेगी ताकि मैं इनको सेपरेट कर सकूं. तो दिस इज द मैपिंग जो कि हम देखेंगे क्या होती है. तो नाउ इन दिस 3D फॉर एग्जांपल, अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को मैं यूं लाइन से सेपरेट कर सकता हूं. ठीक है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का ये बेसिक आइडिया है जो इस डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है. तो लेट्स सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्ट्स. तो दिस इज वन वेरिएबल x1 and this is the other variable x2, or the color represents the class. So I have the green class and the red class. और obviously मेरी चाहत ये है कि I want to separate them through some classifier, and the most easy classifier of all is a straight line, क्योंकि straight line की equation we have seen that it is y equals to beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus probably some error term जो कि हम बीच में इंक्लूड करते हैं. तो this is pretty simple to learn or to manage, right, and also to control. तो मेरी चाहत ये है कि मैं इन दोनों क्लासेस को एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करूं. ठीक है, so as I can see here के in this region, ठीक है, तो इस रीजन में कोई भी मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन बहरहाल आप समझ सकते हैं. तो इस रीजन में कोई भी मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो इट इज गोइंग टू बी अ क्लासिफायर फॉर माय डेटा. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी स्ट्रेट लाइन मैंने बनानी है, विच वन टू आई चूज. ठीक है, तो ये तो खैर ऐसा केस है कि जिसमें मेरा डेटा जो है वो लीनियरली सेपरेबल है. So in this case, my data is easy in that it is linearly separable. तो मतलब विद इन 1-2 सेकंड के अंदर आपका वो मॉडल बन जाएगा. ठीक है, और बड़े आराम से आपको बेस्ट लाइन फिट करके SVM एल्गोरिथम दे देगा. तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल इसका नाम होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन. तो मशीन का मतलब है एल्गोरिथम. ठीक है, और सपोर्ट वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग अबाउट दैट. तो सपोर्ट वेक्टर जो बेसिकली हैं वो आपके ये जो पॉइंट्स है ना, ये इनको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं, जो लाइन पे एग्जैक्टली लाई करते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम बाउंड्रीज पे लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स. ठीक है, और इनके दरमियान का जो एरिया है उसको हम कहते हैं मार्जिन. तो जस्ट रिमेंबर दैट. ये तो खैर मैंने आपको भी बेसिक आइडिया दिया है कि दिस इज द सिचुएशन जब हमारा डेटा लीनियरली सेपरेबल हो, और मेरी चाहत ये है कि मैं इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से, मतलब 2D में वो स्ट्रेट लाइन होगी और 3D में वो हाइपर प्लेन बन जाएगा. ठीक है, तो मैं उनको एक स्ट्रेट लाइन या हाइपर प्लेन से सेपरेट करूं
लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने ये पूरे रीजन में हाइपर प्लेन में कौन सा हाइपर प्लेन सिलेक्ट करना है. आई डोंट नो अबाउट दैट. तो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द बेस्ट हाइपर प्लेन आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स. ठीक है, बस अभी इतना अभी तक आप ये लोग अभी तक आप ये चीज याद रखें, उसके बाद हम देखते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है कि SVM is responsible for finding the decision boundary. तो वो जो मैंने डायग्राम अभी दिखाई है आपको, तो the line is called the decision boundary to separate the classes and maximize the margin. ठीक है, तो अकल का तकाजा यही है कि जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये रीजन जितना ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट होगा उतना ही मेरी क्लासिफिकेशन अच्छी होगी ना. यानी जितना ज्यादा मैं इन दोनों की बाउंड्रीज को कर लूँ, तो ये मेरी पहली बाउंड्री है जो कि ग्रीन क्लास की है, और ये मेरी बाउंड्री एक्सट्रीम बाउंड्री है जो दूसरे है, और ये रेड क्लास की है. यानी इससे यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं हो सकती और इससे आगे यहाँ कोई बाउंड्री नहीं हो सकती. ठीक है, अब मेरी चाहत क्या है कि इन दोनों बाउंड्रीज का ये जो डिस्टेंस है वह मैक्सिमाइज करूँ, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मार्जिन. ये मैंने आपको बता दिया था. तो सपोर्ट वेक्टर उस वक्त बेस्ट परफॉर्मेंस देगा जब मेरा मार्जिन जो है वो मैक्सिमाइज होगा. तो द मोर द लेंथ ऑफ द मार्जिन, the better my classification is going to be. So that seems to be the basic rule of law, या law कह लें आप. The more the length of the margin, the better SVM is going to classify your data. तो अगर आप खुद सोच लें कि अगर ये ग्रीन और रेड पॉइंट्स बहुत एक दूसरे के करीब होंगे तो यू विल फील अनकंफर्टेबल. ठीक है, कि इनके दरमियान थोड़ा डिस्टेंस होता तो अच्छा होता. ठीक है, सो in order to maximize the margin, I need to discover the support vectors. ये तो इस चीज को आप ध्यान से जरा याद रखिएगा कि अगर मेरा मकसद, if my only purpose is to maximize the margin, that is my only purpose to maximize the margin, then I don't need to even know about these data points, and I don't need to know about these data points. मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट से गर्ज है जो कि इस लाइन के ऊपर हैं, क्योंकि ये मेरी एक्सट्रीम बाउंड्री 1 डिफाइन कर रहे हैं, और इन 2 पॉइंट से गर्ज हैं जो कि मेरी एक्सट्रीम बाउंड्री 2 डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों पॉइंट्स को जान के मुझे मार्जिन कैलकुलेट करने में आसानी है, और मुझे पता चल जाएगा कि मार्जिन मैक्सिमाइज करने वाले यही 4 पॉइंट्स हैं. तो जब मेरी मार्जिन मैक्सिमाइज हो गई, तो अब इस मार्जिन के दरमियान जोन सा भी मेरा हाइपर प्लेन होगा वो मेरा क्लासिफायर है. तो I don't need this data and I don't need this data. So that is why support vector machines are very efficient algorithms, and they are also very effective algorithms. They were discovered by a Russian mathematician in 1990s, और उसने बेसिकली ये आइडिया काफ़ी पहले दे दिया था, लेकिन रशिया में वो एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सका. When he came to USA in 1990s, तो वो किसी लैब में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया SVM एल्गोरिथम का, and it turned out to be hugely successful. और SVM एक ऐसा एल्गोरिथम है जो प्राइमरीली इवन इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में आपको डीप लर्निंग का मुकाबला भी करता है. इवन डीप लर्निंग के मुकाबले में SVM की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, इससे आप अंदाजा कर लें. तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसका ये है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. Just need to keep this in mind. I do not need to have knowledge of all the data points. I just need to discover the support vectors. ठीक है, so मैं यहाँ लिख देता हूँ कि the job of the SVM algo is to
discover the support vectors from both the classes. ठीक है, बिकॉज हम बाइनरी को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. मुझे वैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की मोर देन 2 क्लासेस की परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं है, और मुझे उस एल्गोरिथम की मैथ्स भी अभी नहीं पता कि किस तरह से होगा. बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ही ये ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. तो आई हैव नॉट रिसर्च्ड ऑन दैट कि उससे ज़्यादा क्लासेस होंगी तो एसवीएम एप्लीकेबल है या नहीं है. दैट्स समथिंग जो कि हम रिसर्च लेवल पे जाके देख सकते हैं. ठीक है. So the is to discover both the classes and then identify the optimal decision boundary. क्योंकि मतलब अगर मैं मार्जिन मैक्सिमाइज कर भी दूं तो ठीक है भैया, आपने मार्जिन मैक्सिमाइज कर दिया, लेकिन बाउंड्री कौन सी है? इज इट दिस लाइन, इज इट दिस लाइन, इज इट दिस लाइन, इज इट दिस लाइन, इज इट दिस सेंट्रल लाइन? ठीक है. तो ऑप्टिमल बाउंड्री इनफैक्ट इज दिस सेंट्रल लाइन. वो तो खैर अभी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बेसिक आइडिया सपोर्ट वेक्टर मशीन का ये है. ठीक है. So I hope that this is clear. This is not very difficult to understand. Sir, जी. decision boundary जो है वो that is the extreme boundaries of the classes, right? जी, मतलब decision boundary or this is the extreme decision boundary. This is the extreme decision boundary number 2, and in between there are so many possible boundaries जो कि मैं बना सकता हूँ. तो all of these are decision boundaries. लेकिन जब मुझे सपोर्ट सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं सपोर्ट वेक्टर्स मालूम करूं. तो जब मुझे सपोर्ट वेक्टर्स पता चल जाते हैं तो आई एम एबल टू डिस्कवर द एक्सट्रीम बाउंड्रीज, जिसकी वजह से मैं मार्जिन को कैलकुलेट करके उसको मैक्सिमाइज कर सकता हूं. ठीक है. तो जब मैंने मार्जिन को मैक्सिमाइज कर दिया तो दिस इज द सिचुएशन जिसमें मार्जिन मैक्सिमाइज हो गया है, क्योंकि मैंने सपोर्ट वेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं. लॉजिकल चीज है ना कि सपोर्ट वेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, जस्ट क्रॉस अ लाइन थ्रू देम एंड दैट इज योर एक्सट्रीम बाउंड्री. ठीक है, एक्सट्रीम डिसीजन बाउंड्रीज. अब मेरा एक्चुअल क्लासिफायर क्या होगा? और डेफिनेटली अगर मैं आपसे कहूं कि इज दिस लाइन माय क्लासिफायर, तो विल यू से यस और नो? No, sir. हाँ? No, it's not a classifier because obviously points के ऊपर जो support vector points आ रहे हैं sir. नहीं, मतलब चलें एक मिनट ठहरे, मैं यूसुफ आप बात करें ना. चलें. Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मेरी डिसीजन बाउंड्री ये है, Yes, sir. क्या ये बात सही है या गलत है? सर सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि हाँ, गलत है सर. किसने कहा गलत है? सर मैंने. आप जाके सो जाइए दोबारा. सर ये बाउंड्री ठीक है भाई ये बाउंड्री है, लेकिन इस बाउंड्री का डिसएडवांटेज क्या है? सर, ये बहुत क्लोज है एक इट इज Margin वेरी बहुत क्लोज close टू द है. ग्रीन पॉइंट्स. ठीक है. सर एंड पॉइंट को तो- टच कर रही है. हाँ, ग्रीन को टच भी कर रही है. ये बात सही है कि इस बाउंड्री के इस तरफ सारे ग्रीन हैं और इस बाउंड्री के इस तरफ सारे रेड हैं. ठीक है. तो क्लासिफायर तो वो है, मैक्सिमाइज नहीं होगा ना. क्लासिफायर तो है, लेकिन इट इज अ रिस्की थिंग क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू द ग्रीन क्लास. तो मुझे खतरा ये है कि अगर मेरा कोई भी पॉइंट इस रीजन के करीब आया तो वो उसको ग्रीन में डाल देगा, हालांकि हो सकता है वो रेड हो. गलती का चांस ज्यादा है. ठीक है. और अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी ये मेरा क्लासिफायर है, अब इसमें उल्टा केस हो जाएगा, आई एम टू क्लोज टू द रेड पॉइंट्स. तो अगर मेरा कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल इधर आता है तो है तो वो ग्रीन, लेकिन इस पॉइंट के बहुत करीब होने के हो सकता है एसवीएम गलती करके इसको रेड में डाल दें, क्योंकि आपने उसको बहुत करीब रखा हो उसके. तो लॉजिकल सेंस यही बनती है कि आइडियल डिसीजन बाउंड्री इज समवन इज द वन व्हिच इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम बाउंड्रीज. ठीक है. तो जब मैं मैथमेटिक्स करता हूँ ये डिसीजन बाउंड्री को मैक्सिमाइज करने की, तो आई एम एबल टू डिस्कवर दिस सेंट्रल हाइपरप्लेन और लाइन जो कि बिल्कुल उसके बीच में है, एंड दैट इज द आइडियल बाउंड्री जो कि आपको मिल सकती है. ठीक है, समझ में आ गई बात की? तो डिसीजन बाउंड्रीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन आइडियल कौन सी है? वो ये बीच वाली है.
So margins are the perpendicular distances between the line and those dots closest to the line. ये dots कौन से हैं भाई closest to the line? Sir, support vectors. Support vectors हैं, ठीक है. Obviously there are an infinite number of lines that can separate the green and red points. SVM needs to find the optimal line with the following constraints. तो उसका तरीका क्या है? Only look into the separate hyperplanes or lines that classify the classes correctly. तो for example इसका मतलब ये है कि मुझे जो है I will not be looking at this line or at this line or at this line or at this line, क्योंकि जो क्लासिफाई कर नहीं सकते ना, तो उनकी तरफ तो मैंने ध्यान देना ही नहीं है. तो आई एम ओनली गोना बी फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा उसने क्या किया है, कंटेक्ट ऑप्टिमाइजेशन, कि पिक अप द वन दैट मैक्सिमाइजेस द मार्जिन. कि जब मार्जिन मैक्सिमाइज हो जाएगा तो ऑप्टिमल हाइपरप्लेन निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और वो बेसिकली इज द लाइन जो कि बिल्कुल बीच से गुजर रही है. मार्जिन के बिल्कुल बीच से जो गुजर रही है वो आसान है. ठीक है, तो आप पहले जो है वो मार्जिन मैक्सिमाइज करें और फिर उसका मिडवे ढूंढ लें, तो वो आपको ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. दैट्स इट, ये आपने काम करना है. ठीक है, जस्ट हैंग ऑन अ बिट. ओके, सो आई गेस दैट दिस इज क्लियर. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अच्छा, ये थोड़ी सी अब बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं कि जब 2D में है तो इट्स कॉल्ड अ लाइन, and when you're talking about 3D तो it becomes a hyperplane, so the line turns into a plane. तो 4D में जाएंगे तो 3 dimensional hyperplane होगा. ठीक है, 3D में जाएंगे तो 2 dimensional hyperplane होगा. अगर डेटा आपका 3D है, मतलब 3 वेरिएबल्स हैं, तो that is going to be a 2 dimensional hyperplane. अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं इनपुट, तो that is going to be obviously a line, जो कि हम नॉर्मल केस जो हम देख रहे हैं. लेकिन obviously you know कि it's never a line, मतलब 2 वेरिएबल्स कहाँ होते हैं क्लासिफिकेशन में. So it's always going to be a hyperplane. ठीक है, तो हाइपरप्लेन की डेफिनेशन जो है वो इस तरह की डेफिनेशन है. ये अगर आपके n डायमेंशनल डेटा है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन. दिस ऑलवेज अ कांस्टेंट, और फिर हर उसके लिए आपका ऑब्वियसली एक तो कोफिशिएंट होता है. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पुराने एग्जांपल्स में भी. दिस इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ, इतना मुश्किल नहीं है. और अगर 2 हैं तो वो ये चीज़ है, 2 वेरिएबल्स में आपके पास ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन इफ यू हैव 2 वेरिएबल्स. और ऑब्वियसली इसको हम इस तरह देखते हैं कि द हाइपरप्लेन जिसमें ग्रेटर देन 0 एंड ऑब्वियसली लेस देन 0. तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 इज ग्रेटर देन 0. और अच्छा, ये खैर इसको मैंने गलत लिख दिया है. दिस शुड बी लेस देन 0, सॉरी अबाउट दैट. तो इसमें अगर आप देखिए ना कि इन दिस केस ऑल दीज पॉइंट्स आर इन द रेंज ग्रेटर देन 0. बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 ग्रेटर देन 0, ये दैट इज डिफाइंड बाय दिस रीजन. ये पूरा रीजन जो इस लाइन से ऊपर है, that is beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 greater than 0. और ये पूरा रीजन जो है that is beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 less than 0. सही है, और equal to 0 जो है ना, वो ये बिल्कुल बीच की चीज है जो हमें चाहिए. सही है, so I hope that this is clear now. So this is equal to 0, लाइन के ऊपर equal to 0, this is greater than 0 and this is less than 0. ये पूरा रीजन है. तो ये तो हमने डिसीजन ट्रीज में भी देखा था कि रीजन्स बन जाते हैं जो आपने वो आपके डेटा के हिसाब से, आपके डेटा की वैल्यूज के हिसाब से यू डिवाइड योर डेटा इनटू डिफरेंट रीजन्स, और उन रीजन्स की फिर क्लासिफिकेशन की जाती है. तो सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड हियर. अब दिस शुड बी लेस देन 0, ये गलती की है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ये दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. सो आई मीन अगर आप इसको इस पे अप्लाई करें तो बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 ग्रेटर देन 0 if y equals to 1, which is the green class, and less than 0 if y equals to -1, which is the red class. तो obviously आपको न्यूमेरिकल में आना है,
उसके बगैर अब आपको अंदाजा होगा कि मशीन लर्निंग आपकी हो नहीं सकती इफ यू आर नॉट हैविंग द न्यूमेरिकल लेबल्स। और ये बेसिक इक्वेशन जो है कि y इंटू दिस ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जब आप उस y की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एनी पॉइंट which satisfies this equality, inequality for example, so that is going to lie in this region। मतलब ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हमेशा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये वाला पॉइंट है तो वो हमेशा इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा जिसमें लेस देन 0 आएगा। दैट्स इट। तो ये हमने डिफरेंट रीजन्स बना दिए हैं। तो ये मैथ्स इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस मैथ्स की बेस के ऊपर आपको वो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू यू नो अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक हाइपर प्लेन है, इट्स अ लाइन, तो कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज 40 पॉइंट्स टू लाइन एक्स, इट विल बी 40 डिफरेंट डिस्टेंसेस, और आउट ऑफ दोस 40 द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट्स द मार्जिन, ठीक है। तो ये काम और आसान हो गया आपका कि मैं मार्जिन कैसे निकालूं, या दूसरे अल्फाज में मैं सपोर्ट वेक्टर्स कैसे निकालूं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन के in order to discover the support vectors, the easiest way is to calculate the distance from each of these points to a line x, ठीक है। और फिर the points which yield the minimum distance are called the support vectors। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये लाइन एक्स कहाँ से आ गई। लाइन एक्स तो हम निकाल रहे हैं ना, तो दैट इज व्हाट द एल्गोरिथम डज। द एल्गोरिथम बेसिकली ट्राइज आउट डिफरेंट लाइंस, और अगर उसको बहुत ज्यादा लाइंस के ऊपर सपोर्ट वेक्टर्स एक ही मिलते हैं, so then it becomes sure कि मेरे support vectors कौन से हैं, and then it becomes easy for me to maximize the margin and discover the optimal hyperplane। so इसको trial and error से algorithm search करेगा कि मेरे support vectors कौन से हैं, क्योंकि वो उसके पास कोई previous knowledge तो नहीं है। तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि it has to try out different lines, और कोई भी एक नई लाइन जब वो ट्राई करता है तो it finds the distance of each point to that line, और जो पॉइंट्स उसके डिस्टेंस को मिनिमाइज करें दोज आर सपोर्ट वेक्टर्स। तो अगर मल्टीपल लाइंस के ऊपर सपोर्ट वेक्टर सेम है, देन इट बिकम्स कंफर्म्ड कि यही मेरे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, एंड देन वी कैन जस्ट ड्रॉ द एक्सट्रीम बाउंड्रीज एंड देन कैलकुलेट द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन व्हिच इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द बाउंड्रीज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस। तो ये तो देखें लीनियर केस में अब ये हमारी कहानी हो गई। इफ द डेटा इज लीनियरली सेपरेबल देन इट इज वेरी इजी, और हमने इसको समझ लिया कि हाँ भाई ये इस तरह होता है ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं सपोर्ट वेक्टर निकाल लेता हूँ। लेकिन अगर डेटा मेरा नॉन लीनियरली सेपरेबल है, तो ये इस केस में तो मेरा डेटा लीनियरली सेपरेबल है। यहाँ पे दिस इज वन रेड पॉइंट, तो आई कांट हैव अ स्ट्रेट लाइन व्हिच गोज लाइक दिस, ठीक है। आई कांट हैव दैट। और यहाँ पे देखिए रेड पॉइंट कहाँ गया हुआ है, तो आई कांट हैव अ स्ट्रेट लाइन व्हिच गोज लाइक दिस। अब यहाँ पे तो मैं कर ही नहीं सकता उसको, अनलेस कि मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम करूँ, समथिंग लाइक दैट। सो आई कांट हैव अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमारे दिस बिकम्स अ नॉन लीनियर, नॉन सेपरेबल या लीनियरली नॉन सेपरेबल केस। तो that is the normal use case as well। so इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको मैनेज करने के लिए। एक होता है सॉफ्ट मार्जिन, जो साइकिड लाइन में c वेरिएबल के बराबर होता है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। और एक होता है कर्नल ट्रिक, जो कि आपके पास साइकिड लाइन में 5 से 6 कर्नल्स होते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस किस्म के मामले को देखने के लिए। ऑब्वियसली आपको चूंकि पहले से ही पता होता है कि मेरा डेटा नॉन लीनियरली सेपरेबल होगा, इट्स हार्डली द केस कि आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल हो,
तो बाय डिफॉल्ट आप एसवीएम में सी की वैल्यू भी देंगे और कोई कर्नल भी स्पेसिफाई कर देंगे, या फिर ये कि आप पहले एज्यूम कर सकते हैं कि लीनियरली सेपरेबल है और अगर उस पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो फिर आप कर्नल वगैरह की वैल्यू दे दें। मुझे ये याद नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है कि नहीं, लेकिन बिकॉज द नॉर्मल यूज केस इज द नॉन लीनियर केस। ठीक है, तो या इन दोनों केसेस में आई कांट हैव अ स्ट्रेट लाइन, सो आई हैव टू प्ले सम ट्रिक। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों ट्रिक्स हैं। एंड व्हाट इज द ट्रिक एक्चुअली के सॉफ्ट मार्जिन का मतलब ये है कि सॉफ्ट के थोड़े से सॉफ्ट हो जाओ, थोड़े से नरम हो जाओ, थोड़ा गलती बर्दाश्त कर लो। ठीक है, तो गलती बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि टॉलरेट वन और फ्यू मिसक्लासिफाइड डॉट्स। तो आप कहेंगे ठीक है यार, आप गलती पे हो तो मैं आपको टॉलरेट कर लूंगा और मैं स्ट्रेट लाइन यूँ बना रहा हूँ जिसमें ये सपोर्ट वेक्टर है और ये सपोर्ट वेक्टर है, तो ये मेरा ये हो गया और ये मेरा ये हो गया और बस ये ठीक है, मैंने बर्दाश्त कर लिया, तो ये मेरी टॉलरेशन होगी। आई कैन हैव द सेम कॉन्सेप्ट हेयर कि हाँ भाई मैंने आपको बर्दाश्त कर लिया और आप ये कर लें और आप ये कर लें और बीच में ये मेरा ऑप्टिमल आ गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट मार्जिन। अब कितना बर्दाश्त करना है वो सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि सी आपने लाइक 1 रखा है या 0.01 रखा है, तो उसको भी हम देखते हैं। और फिर एक ट्रिक ये खेला जाता है कि यू मैप योर डेटा टू अ हायर डायमेंशन। तो कर्नल मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन function that maps your data to a higher dimension so that the non-linear data becomes linearly separable। ठीक है, समझ में आ गई बात की? बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, क्योंकि हमने ट्रिक खेलना है तो ट्रिक तो यही है कि भाई आप अपने डेटा को जैसे आप स्ट्रिंग से नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू डमी वन हॉट एनकोडिंग या लेबल एनकोडिंग, तो ये आप ये ट्रिक ही तो है, वो ट्रिक तो खेल रहे हैं ताकि मशीन लर्निंग मेरी चल सके। इसी तरह मैं ये ट्रिक खेल रहा हूँ कि मैं अपने डेटा को एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज करके आई मैप इट टू अ सेपरेट डायमेंशन। तो उस डायमेंशन में जब मैं मैप करता हूँ तो ये जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे और सारे रेड पॉइंट्स अलग हो जाएंगे और मैं उनके दरमियान लाइन खींच सकता हूँ। दैट्स कॉल्ड अ कर्नल ट्रिक। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना।